ये कहानी है एक ऐसे बेरहम वारदात की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक जवान लड़की जिसका नाम जेनी था, उसे उसके अपने ही घर में बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व मानकर बंद कर दिया। लेकिन क्या सच में वो कातिल बच निकला या फिर कोई था जो हार मानने को तैयार ही नहीं था? 5 साल बाद जब इस केस की फाइलें दोबारा खुलती हैं तो ऐसी कड़ियां जुड़ती हैं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। आखिर उस रात जेनी के फ्लैट में कौन घुसा था? सारे जवाब मिल जाएंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है सुबह 11 बजे, जब पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कमिश्नर प्रभाकर का बुलावा आता है। कमिश्नर उसे 6 जून 2019 के एक पुराने केस की फाइलें तैयार करने को बोलते हैं। ये केस था जेनी के मर्डर का। इंस्पेक्टर को लगता है कि ये केस बंद हो चुका है, लेकिन कमिश्नर बताते हैं कि इसे फिर से खोला गया है। आखिर क्या हुआ था 5 साल पहले 6 जून 2019 की रात? जेनी का दोस्त सिद्धार्थ उसे अपनी कार से अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर जाता है। जेनी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसका मुंह दबा लेता है। अगले दिन पुलिस को जेनी की लाश बेहद बुरी हालत में मिलती है। कातिल ने उसे बहुत तड़पा कर मारा था। मौके पर एसपी द्वारका और इंस्पेक्टर रतन पहुंचते हैं। घर से कोई चीज चोरी नहीं हुई थी, जिससे शक जाता है कि यह किसी पुरानी रंजिश या किसी सनकी कातिल का काम है। कुछ समय पहले अनीता नाम की लड़की का भी इसी तरह कत्ल हुआ था, इसलिए पुलिस को लगा कि शायद ये वही कातिल है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये काम किसी एक ही इंसान का है। डॉक्टर बताते हैं कि कातिल बहुत बेरहम था। उसने जेनी को तब तक मारा जब तक उसके शरीर से अंदरूनी हिस्से जैसे किडनी और फेफड़े पूरी तरह से खराब नहीं हो गए। जेनी की सबसे अच्छी दोस्त प्रियंका इस खबर से टूट जाती है। वो दोनों कॉलेज के समय से साथ थीं और उन्होंने साथ में नीट की परीक्षा की तैयारी भी की थी ताकि वो डॉक्टर बन सकें। प्रियंका के पिता कोई और नहीं बल्कि वही कमिश्नर प्रभाकर हैं, जिन्होंने अब इस केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। जिस दिन जेनी का कत्ल हुआ उस दिन उन दोनों का रिजल्ट आया था और वो बहुत खुश थी। जश्न मनाने के बाद ही सिद्धार्थ ने उसे घर छोड़ा था और फिर वही भयानक घटना हुई। अगले दिन द्वारका जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। द्वारका सबको बताते हैं कि ये बात पक्की है कि कत्ल के पहले रेप किया गया था, लेकिन कातिल कौन है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। जसवंत नगर और आसपास के कॉलेजों के स्टूडेंट्स, जेनी के दोस्त और रिश्तेदार इस बेरहम कत्ल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख कमिश्नर प्रभाकर खुद द्वारका के ऑफिस आते हैं। वो काफी गुस्से में थे क्योंकि द्वारका के इलाके में ये दूसरा मर्डर था और पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था। जेनी कमिश्नर की बेटी प्रियंका की बचपन की दोस्त थी, इसलिए प्रभाकर उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर यह केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो वो कोई और सख्त कदम उठाएंगे। दबाव बढ़ने पर द्वारका ने जेनी के दोस्तों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले प्रियंका को बुलाया गया। प्रियंका ने बताया कि उस रात सिद्धार्थ ने उसे रात 10:40 पर घर छोड़ा था और उसके बाद वो जेनी को छोड़ने गया था। जब द्वारका ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा कि क्या वो प्रेमी थे, तो प्रियंका ने कहा कि वो पिछले 5 साल से सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन द्वारका को शक था कि अगर वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे तो सिद्धार्थ आधी रात को दोबारा जेनी से मिलने क्यों गया। प्रियंका ने समझाया कि हाल ही में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उस रात जेनी ने तय किया था कि वो सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बता देगी, इसलिए शायद उसने उसे वापस बुलाया होगा। द्वारका को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने कहा कि देखते हैं सिद्धार्थ इस बारे में क्या बोलता है। इसके बाद जेनी के मम्मी पापा से पूछताछ हुई। माँ ने बताया कि वो एक प्रोग्राम के लिए बाहर गए थे। जब जेनी घर पहुंची तो उसने फोन किया था और माँ ने बताया कि उन्हें लौटने में 3 घंटे लगेंगे। द्वारका ने उनसे किसी पुरानी दुश्मनी या पैसों के लेन देन के बारे में पूछा, पर उन्होंने मना कर दिया। जब सिद्धार्थ और जेनी के रिश्ते की बात आई तो पिता ने गुस्से में कहा, हम अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं, अगर आप कातिल को नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, पर मेरी मरी हुई बेटी के चरित्र पर सवाल मत उठाइए। आखिर में सिद्धार्थ को बुलाया गया। पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए तो देखा गया कि ज्यादातर लड़कियों को ही वो फॉलो करता था। द्वारका को शक हुआ कि शायद उसके कई लड़कियों के साथ रिश्ते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए बोलता रहा कि ये सब सिर्फ उसके दोस्त हैं। उसने बताया कि उस रात वो कार में अपने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर आपस में बात कर रहे थे क्योंकि उसी दिन उनका रिजल्ट आया था। जेनी अपने फ्लैट में चली गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा देर से आएंगे। अगली सुबह पुलिस को पता चलता है कि जब जेनी ने सिद्धार्थ को दोबारा कॉल किया तो उसने उसे कॉफी शॉप पर चलने के लिए कहा था। शायद प्रियंका ने जैसा बताया था, जेनी अपने दिल की बात सिद्धार्थ से कहना चाहती थी। सिद्धार्थ पहले तो मना कर रहा था,
लेकिन जब जेनी ने कहा कि वो मैथ्यू के साथ चली जाएगी तो सिद्धार्थ तुरंत तैयार हो गया और उसे पिक करने पहुंच गया। जब सिद्धार्थ फ्लैट पर पहुंचा तो उसने कई बार घंटी बजाई, लेकिन जेनी ने दरवाजा नहीं खोला। फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सिद्धार्थ ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। गार्ड ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। शक होने पर पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ने लॉक तोड़कर अंदर देखा तो वहां का मंजर भयानक था। पुलिस ने तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया। तब जाकर सिद्धार्थ को पता चला कि अंदर जेनी का मर्डर हो चुका है। एसपी द्वारका को सिद्धार्थ पर शक था। उन्होंने सवाल किया कि जब तुम पहली बार आए तो कार से थे, लेकिन दोबारा तुम बाइक से क्यों आए, और तुम जब अंदर गए तो गार्ड ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। द्वारका ने सिद्धार्थ पर दबाव डाला कि उसने जेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम सच मान लेते हो तो हम इसे एक्सीडेंटल मर्डर दिखाएंगे, वरना तुम्हें फांसी तक की सजा हो सकती है। सिद्धार्थ ने रोते हुए कहा, हम 5 साल पुराने दोस्त हैं, हमारे घर भी पास पास हैं। जब उसके मम्मी पापा घर पर नहीं होते थे तो वो कई बार हमारे घर पर रुकती थी। हमारे घर वालों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। द्वारका ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, पर सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़ा रहा कि वो बेगुनाह है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में दिखा कि जब सिद्धार्थ जेनी को ड्रॉप कर रहा था तभी पीछे से एक और कार आई थी। पूछताछ में पता चला कि वो कार गणेश नाम के एक आदमी की थी जो उसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहता था। गार्ड ने बताया कि गणेश थोड़ा सनकी किस्म का आदमी है और बिल्डिंग के लोग उसे पसंद नहीं करते। पुलिस ने गार्ड को भी टॉर्चर किया क्योंकि उन्हें लगा वो भी कुछ छुपा रहा था, पर कोई सुराग नहीं मिला। अपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने बताया कि जेनी का परिवार बहुत अच्छा था और लड़की के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी गई। इसके बाद पुलिस ने जेनी के स्कूल के दोस्तों मैथ्यू और रफीक को बुलाया। इंस्पेक्टर रतन ने चालाकी से उन्हें डराया, हमें पता चल गया है कि कातिल कौन है, बस अब तुम लोग सच बताओ। पुलिस एक तरफ जेनी की सहेलियों से पूछताछ कर रही थी ताकि ये पता चल सके कि क्या रफीक और मैथ्यू में से कोई जेनी को पसंद करता था। उन्हें शक था कि शायद ये एक तरफा प्यार का मामला हो। जब सहेलियों ने बताया कि जेनी सिद्धार्थ को पसंद करती थी तो पुलिस को लगा कि शायद किसी और ने बदला लेने के लिए ये मर्डर किया हो। पुलिस अपार्टमेंट में आने जाने वाले हर डिलीवरी बॉय और अजनबियों की जानकारी भी जुटा रही थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। वो इस बात से भी परेशान थे कि पहले अनीता के मर्डर में भी उन्हें कुछ नहीं मिला और यहाँ से भी वैसा ही हो रहा है। एसआई सत्यम ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से घर का कोई दरवाजा या खिड़की जबरदस्ती नहीं तोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि कातिल मेन दरवाजे से अंदर आया था। जेनी घर में अकेली थी तो हो सकता है कि उसने खुद दरवाजा खोला हो, यानी कातिल उसका कोई जानकारी हो सकता है। द्वारका का यह भी मानना था कि शायद किसी ने घंटी बजाई हो और दरवाजा खुलते ही जबरदस्ती अंदर आ गया हो। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जिससे पता चलता है कि कातिल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या फिर ओ पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकता है। पुलिस की लिस्ट में ये ब्लड ग्रुप 5 लोगों से मैच कर रहे थे, सिद्धार्थ, मरीमुथु मित्रन, अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड और आखिरी नाम था जेनी के अपने पिता का। द्वारका ने इन 5 के सैंपल लेकर टेस्ट करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर रतन हैरान था कि जेनी के पिता पर शक कैसे किया जा सकता है, पर द्वारका ने कहा कि वो भी एक मर्द हैं और पुलिस ऐसे केस पहले भी देख चुकी है, इसलिए जांच जरूरी है। इधर प्रियंका अपने दोस्त की याद में डूबी हुई थी। उसे हर पल लगता था कि जेनी उसके पास ही है। वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। 10 दिन बीत गए। प्रियंका ने गौर किया कि जो खबर पहले अखबार की हेडलाइन थी वो अब आखिरी पन्ने पर पहुंच गई है। उसे लगा कि पुलिस अब सुस्त पड़ गई है और उसे अपने पिता कमिश्नर पर भी भरोसा नहीं था। कमिश्नर प्रभाकर पर भी विभाग और राजनीति का बहुत दबाव था, इसलिए उन्होंने द्वारका को हर हाल में केस सुलझाने को कहा। इसी बीच थाने में एक लड़की का फोन आता है। द्वारका और रतन उससे मिलने जाते हैं। वो लड़की उन्हें कुछ ऐसी जानकारी देती है जिससे पुलिस दंग रह जाती है। हालांकि वो क्या जानकारी थी ये अभी साफ नहीं हुआ। उधर जेनी की माँ प्रियंका के घर आती है। वो अपने घर में जेनी की यादों के बिना नहीं रह पा रही थी। उन्होंने प्रियंका को वो तोहफा दिया जो उन्होंने जेनी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की खुशी के लिए लिया था। उनके लिए प्रियंका भी अपनी बेटी जैसी थी। पुलिस ने शहर में जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए हैं, पर अब तक कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। द्वारका बहुत उलझन में है कि ये केस कैसे सुलझेगा। पुलिस के साथ ही द्वारका को भरोसा दिलाते हैं कि वो दिन रात एक करके कातिल को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और जेनी के केस का कोई समाधान नहीं निकलता। अब कहानी साल 2025 में हाई कोर्ट पहुंचती है। हमें पता चलता है कि जेनी के केस को दोबारा खोलने के लिए अर्जी दी गई है और ये अर्जी उसकी सहेली प्रियंका ने दी है। प्रियंका को लगा कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए उसने अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने का फैसला किया। उसने मेडिकल में सिलेक्शन होने के बावजूद डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और लॉ की पढ़ाई की। प्रियंका के इस फैसले में उसके पिता
प्रभाकर का बड़ा हाथ था। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो जिस मकसद के लिए लड़ रही है उसमें जरूर कामयाब होगी। हालांकि उन्होंने उसे आगाह भी किया था कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोर्ट में प्रियंका दलील देती है कि पुलिस के नाकाम होने के बाद केस सीबीआई को दे दिया गया था, लेकिन 5 साल में वो कुछ भी नहीं कर पाए। जेनी की मौत आज भी एक रहस्य है। प्रियंका कहती है कि वो ये केस इसीलिए लड़ रही है ताकि समाज में किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि कातिल आजाद घूम रहा है और वो किसी और को भी अपना शिकार बना सकता है। कोर्ट के नियम के अनुसार 5 साल पुराने केस को दोबारा खोलने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह चाहिए होता है। जब प्रियंका हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाती है जिसमें जांच की इजाजत दी गई है तो कोर्ट केस को स्वीकार कर लेता है। प्रियंका अगली सुनवाई पर जांच अधिकारी रतन और डीएसपी द्वारका से पूछताछ करना चाहती है। अगली सुनवाई पर प्रियंका इंस्पेक्टर रतन से सवाल जवाब शुरू करती है। वो इल्जाम लगाती है कि पुलिस ने लापरवाही से काम किया और केस को सीरियसली नहीं लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बचाव में बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स में कुछ मिला ही नहीं। कोर्ट सवाल करता है कि क्या इस वजह से केस को पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा। वकील बताते हैं कि उस वक्त एसपी द्वारका और इंस्पेक्टर रतन का अचानक ट्रांसफर हो गया था और नए आने वाले ऑफिसरों को केस की जानकारी नहीं थी। इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। सरकारी वकील जांच के लिए 6 महीने का और वक्त मांगते हैं, लेकिन प्रियंका एक डॉक्यूमेंट पेश करती है जिससे पता चलता है कि कोर्ट पहले भी जांच के लिए वक्त बढ़ा चुका था। अब मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब केस सॉल्व नहीं हुआ तो इसे सिस्टम की लापरवाही माना जाने लगा। प्रियंका कोर्ट में अनीता के मर्डर का जिक्र करती है जो जेनी की मौत से पहले फरवरी में हुआ था। दोनों मर्डर का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। उस वक्त सदन नाम के आदमी पर शक हुआ था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। सरकारी वकील सवाल करते हैं कि इस बात की क्या गारंटी कि अनीता और जेनी का कत्ल एक जैसा हुआ। प्रियंका इसके जवाब में तमिलनाडु और दूसरे राज्य के कई अनसॉल्व्ड केसों का हवाला देती है जहां लड़कियों का पहले रेप किया गया और फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वो कहती है कि अगर इस कातिल को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो ऐसे और भी घटनाएं सामने आती रहेंगी। फिर प्रियंका इंस्पेक्टर रतन से पूछती है क्या उन्होंने अनीता और जेनी के केस की कड़ियों को मिलाकर देखा था। रतन बोलता है कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अनीता के मर्डर स्पॉट पर कोई सैंपल नहीं मिला, जबकि जेनी के केस में सैंपल मिला था। प्रियंका यहाँ फुटप्रिंट्स की बात उठाती है। वो बताती है कि अनीता के केस में 11 नंबर के जूते का निशान मिला। आमतौर पर 11 नंबर का जूता पहनने वाले की लंबाई कम से कम 6 फीट होती ही है। पुलिस को इस एंगल से जांच करनी चाहिए थी। सरकारी वकील इसके खिलाफ तर्क देते हैं कि एक बार 4 फीट 2 इंच के चोर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 10 नंबर के जूते पहने थे, इसीलिए सिर्फ जूतों के निशान से कातिल का पता लगाना मुमकिन नहीं है। तभी प्रियंका एक नया खुलासा करती है। वो बताती है कि 4 साल पहले एक औरत ने द्वारका और रतन से शिकायत की थी। पुलिस ने अंदरूनी जांच की पर कातिल नहीं मिला। उस औरत के मुताबिक कातिल की लंबाई 6 फीट थी, तो हो सकता है वही अनीता का भी कातिल हो। प्रियंका का कहना था कि अगर पुलिस इन सब कड़ियों को जोड़ती तो कातिल बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। रतन ने माना कि उन्होंने अनऑफिशियल तरीके से जांच की थी, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि वो औरत बदनामी के डर से केस नहीं चाहती थी। अगली सुनवाई पर एसपी द्वारका को बुलाया गया। प्रियंका उनसे सवाल करती है कि क्या उन्होंने उस वक्त सारी जानकारी नए ऑफिसर्स को दिए थे। द्वारका का कहना है कि उन्होंने औरत की बात मानकर केस रजिस्टर्ड नहीं किया, लेकिन उसके दोस्तों और इलाके के गुंडे से पूछताछ की थी और तस्वीरें भी दिखाई थी, पर वो औरत किसी को पहचान नहीं पाई। प्रियंका ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया। वो पूछती है क्या उस औरत के पास कोई सबूत था। द्वारका बोलती है कि औरत के शरीर पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी साड़ी पर सैंपल मिला था। प्रियंका यही पुलिस की सबसे बड़ी गलती पकड़ लेती है। वो कहती है कि पुलिस ने उस साड़ी वाले सैंपल को जेनी के केस वाले सैंपल से मैच क्यों नहीं कराया। अगर पुलिस ने ये सब टेस्ट कराया होता तो शायद केस तभी सॉल्व हो जाता। यानी अनीता के केस के फुटप्रिंट्स और उस मजदूर औरत की साड़ी पर मिले दाग, इन सबको पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया, जो उनकी सबसे बड़ी लापरवाही थी। सरकारी वकील कोर्ट में सवाल उठाते हैं ये केस तो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ जांच अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। उन्होंने प्रियंका पर इल्जाम लगाया कि कमिश्नर की बेटी होने के नाते उन्होंने पुलिस की इंटरनल सीक्रेट्स हासिल की, जो कि गलत है। प्रियंका इसका जवाब देते हुए बताती है कि जब उसने जेनी का केस दोबारा खुलवाया तब वो मजदूर महिला खुद उससे मिलने आई थी। उसी औरत ने प्रियंका को सब बताया कि कातिल लगभग 6 फीट लंबा था और उसकी दाढ़ी थी। उसने चाकू की नोक पर उसका रेप किया था। वो औरत उस वक्त कुंवारी थी, इसलिए बदनामी की डर से उसने केस दर्ज नहीं कराया और सिर्फ द्वारका से अनऑफिशियल मदद मांगी थी। कोर्ट के ऑर्डर
पर जेनी के सैंपल और उस औरत की साड़ी पर मिले सैंपल का लैब में मैच किया गया। रिपोर्ट में पता चला कि दोनों सैंपल एक ही इंसान के हैं। द्वारका ने तुरंत ये रिपोर्ट सभी थानों में भेज दी ताकि अगर कहीं भी ऐसा केस आए तो तुरंत पता चल सके। कोर्ट में प्रियंका की तारीफ होती है क्योंकि जो काम पुलिस को सालों पहले करना चाहिए था वो प्रियंका ने कर दिखाया। पुलिस के लिए यह शर्मिंदगी की बात थी कि उन्होंने इस एंगल से कभी जांच की ही नहीं। जब थानों से कोई जानकारी नहीं मिली तो द्वारका ने तमिलनाडु की सभी जेलों में रिपोर्ट भेजने को कहा ताकि पता चल सके कि क्या 6 फीट की लंबाई वाला कोई ऐसा अपराधी जेल में बंद है। प्रियंका कोर्ट में अखबार की पुरानी कटिंग्स दिखाती और बताती है कि केरला और तमिलनाडु के अलग अलग गांवों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई है, जबकि यह मामला अलग अलग राज्यों के थे, इसलिए पुलिस इन्हें जोड़कर नहीं देख पाई और कातिल आजाद घूमता रहा। प्रियंका एक पुराने सीरियल किलर का उदाहरण देती है जो 85 से 95 के बीच कोलकाता में क्राइम करता था। उसका मास्टर प्लान ये था कि वो बड़ा जुर्म करने के बाद किसी छोटे मोटे केस में सरेंडर कर देता था और जेल चला जाता था। वो जानता था कि पुलिस अपराधी को बाहर ढूंढेगी, जेल के अंदर नहीं। फिर वो थोड़ा फाइन भर कर बाहर आ जाता था। प्रियंका को शक था कि जेनी का कातिल भी इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि वो रेप और मर्डर करने के बाद किसी छोटे केस में जेल के अंदर बैठा हो। उसने सुझाव दिया कि अगर जेल में बंद ऐसे अपराधियों का डीएनए मैच किया जाए तो असली खूनी पकड़ा जा सकता है। इधर कमिश्नर प्रभाकर पर कोर्ट, मीडिया और राजनीति का भारी दबाव है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। कमिश्नर प्रभाकर द्वारका से बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, बिना किसी पक्के सबूत या जानकारी के वो कभी ऐसी बात नहीं कहेगी। द्वारका बोलती है कि सर वो आपकी बेटी है और इस केस की गवाह भी। हो सकता है कि उसने हमसे कुछ छुपाया हो, लेकिन प्रभाकर को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने सिर्फ इस केस के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर वकालत की है, इसलिए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे रोकूंगा नहीं। हमारा काम असली कातिल को ढूंढना है। इसी बीच चीफ सेक्रेटरी का फोन आता है और वो केस की अपडेट मांगते हैं। प्रभाकर आदेश देते हैं कि अब सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों की जेलों में भी इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भेजा जाए और पता लगाया जाए कि क्या वहाँ इस तरह के केस में कोई गिरफ्तार हुआ है। हर तरफ पुलिस की तलाश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्रियंका भी अपनी तरफ से कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही केरला के कन्नूर जेल से खबर आती है कि वहाँ 6 फीट की लंबाई वाला एक आदमी बंद है जो बिल्कुल इसी तरह के केस में पकड़ा गया। पुलिस की एक टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है। वहाँ हमें सीनान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो केरला के एक नाइट क्लब में लड़कियों को गलत तरीके से छू रहा था और उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। वहाँ मौजूद लोगों से उसका झगड़ा हो गया और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी वजह से वो कन्नूर जेल में था। तमिलनाडु पुलिस सीनान को अपनी कस्टडी में ले लेती है क्योंकि उस पर 3 मर्डर के केस थे। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट उससे इन कत्लों की वजह पूछता है तो सीनान सब उगलना शुरू करता है। वो कहता है जब भी वो किसी लड़की को देखता उसके कपड़ों और शरीर को देखकर उसे पाने की इच्छा उसके मन में जाग जाती थी। वो लड़कियों का पीछा करता और उनके बारे में सारी जानकारी जुटाता था। जब उसे पता चलता कि घर में कोई नहीं है तो वो चुपके से घर में घुस जाता और चाकू दिखाकर लड़कियों का रेप करता। वो कहता है कि जो लड़कियां बिना विरोध किए सब मान लेती उन्हें वो छोड़ देता था, लेकिन जो लड़ती थी या जिनसे उसे पकड़े जाने का डर होता वो उन्हें मार देता था। उसने कबूल किया कि अनीता और उस मजदूर औरत के साथ भी उसने यही किया था। उसने ये भी बताया कि एक बार वो एक लड़की के घर में घुसा था जहाँ उसके परिवार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन परिवार ने बदनामी के डर से उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को सौंपा था। तब उसे समझ आया कि लोग समाज में इज्जत खोने के डर से असली जुर्म छुपा लेते हैं। जेनी के बारे में उसने बताया कि उसने पहली बार उसे एक सुपरमार्केट में देखा था। वो लड़कियों को ढूंढने अक्सर सुपरमार्केट जाता था। जेनी के जिम में जाने की बात पता चलते ही उसने वहां भी जाना शुरू कर दिया और उस पर नजर रखने लगा। उस रात जब उसे पता चला कि जेनी के मम्मी पापा बाहर हैं तो वो उसका पीछा करते हुए अपार्टमेंट में घुस गया। जब सिद्धार्थ ने जेनी को ड्रॉप किया तो जेनी अपना फ्लैट खोलकर सिक्योरिटी गार्ड के लिए खाना देने चली गई। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था जिसका फायदा उठाकर सीनान अंदर घुस गया। जब जेनी ने अपनी माँ को कॉल किया तो सीनान को पता चल गया कि उसके पास 3 घंटे का समय है। जेनी जैसे ही शावर लेकर बाहर आई उसने उसे बांध दिया और उसके साथ बार बार गलत काम किया। तभी बाहर सिद्धार्थ के आने की आवाज आई। जेनी उसे बुलाने की कोशिश करने लगी। सीनान को लगा वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने पुराने तरीके से चाकू से वार कर करके जेनी की जान ले ली। जब सिद्धार्थ सिक्योरिटी को बुलाने नीचे गया तो उसी मौके का फायदा उठाकर सीनान वहां से फरार हो गया। जब सीनान
सीनान को पता चला कि पुलिस जेनी के कातिल को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तब उसने जानबूझकर एक छोटा सा जुर्म किया और जेल चला गया। उसे पता था कि पुलिस कातिल को बाहर ढूंढेगी, जेल के अंदर नहीं। उसके लिए जेल ही सबसे सुरक्षित जगह थी। प्रियंका ने कोर्ट में जो मिसाल दी थी, सीनान ने बिल्कुल वैसा ही चाल चला था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। सीनान को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट को लगा कि शायद वो मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसकी जांच के आदेश दिए गए। अगली सुनवाई पर उस मजदूर औरत को कोर्ट बुलाया गया, जबकि वो शादीशुदा थी। इसलिए जज ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे अपने केबिन में बुलाया। वहां उस औरत ने जज को सब सच बताया और सीनान को पहचान लिया। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया कि सीनान एकदम स्वस्थ है और उसने जो भी किया पूरे होशो हवास में किया। इधर प्रियंका के पिता प्रभाकर को अपनी बेटी पर काफी गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो उनकी बेटी ने कर दिखाया। हालांकि उन्होंने प्रियंका से पूछा कि उसने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। प्रियंका ने कहा कि वो अपने पिता पर तो भरोसा करती थी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर पर नहीं, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचार है। प्रभाकर उसकी बात समझ गए और उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि विभाग अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रभाकर ने यह भी साफ किया कि एक पिता के तौर पर उन्हें डर लग रहा है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर वो कभी गलत का साथ नहीं देंगे। आखिरकार फैसले का दिन आता है। सभी सबूतों और सीनान के कबूलनामे के आधार पर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। जेनी के कत्ल का रहस्य सुलझ गया और कातिल को सजा मिल गई। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि पुलिस ने इसी तरह एक और अपराधी को जंगल में ले जाकर मार गिराया। सीनान जैसा अपराधी सिर्फ लड़कियों के कपड़ों और उनके शरीर को देखकर ऐसी घिनौने हरकतें करता है जो माफी के काबिल है ही नहीं। पुलिस और कानून अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।